सोचिए रात का गहरा सन्नाटा है, एक इंसान अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है और ठीक उसी वक्त बिना कोई शारीरिक मेहनत किए। बिल्कुल बिना कोई मेहनत किए उसके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। मतलब इस सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन ये कोई जादू टोना नहीं है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के सारांश पर आधारित हैं। और साथ ही हमारे पास कुछ वेल्थ फॉर्मूला नोट्स भी हैं जो इस विषय को और साफ करते हैं। सही कहा। तो अब आज का हमारा मिशन बहुत सीधा है। इन जटिल लगने वाले अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांतों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करना। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी की बस शुरुआत कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अगर इस कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग को नहीं समझा गया ना तो इंसान उसी 97% की भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा। वो भीड़ जो पूरी जिंदगी सिर्फ कमाती है और खर्च करती है। हाँ, तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोतों के मुताबिक सबसे पहले हमें उस टूल को समझना होगा जो ये सब करेगा, यानी हमारा अपना दिमाग। बिल्कुल। और देखिए, इस टूल को समझने के लिए नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला डेटा दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? बताया गया है कि दिन भर में जब कोई इंसान जाग रहा होता है तब उसका अवचेतन मन लगभग 75% एक्टिव रहता है। 75%। ठीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोने से ठीक 5 मिनट पहले ये एक्टिविटी लेवल अचानक से छलांग लगाता है और 95% तक पहुंच जाता है। वेट, 95%? मतलब ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, विकासवाद या इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये अजीब लगता है कि जब शरीर पूरी तरह से आराम करने जा रहा है तब दिमाग का इतना बड़ा हिस्सा अचानक सबसे ज्यादा सक्रिय क्यों हो जाए। तो इसका कारण क्या बताया गया इस स्रोतों में? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि सोने से ठीक पहले का जो समय होता है वो वक्त है जब दिमाग दिन भर की जानकारियों को प्रोसेस कर रहा होता है। जो हमारा चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, जो दिन भर हर बात पर सवाल खड़े करता है, एक कड़े पहरेदार की तरह। वो पहरेदार थककर सोने लगता है। बिल्कुल। और जैसे ही वो पहरेदार सोता है, अवचेतन मन का दरवाजा बिना किसी फिल्टर के पूरी तरह से खुल जाता है। वो सबसे ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील अवस्था में होता है। मैं इसे ऐसे सोच रहा था, मान लीजिए एक स्पंज है, एक सूखा और प्यासा स्पंज। हाँ, अच्छी एनालॉजी है। अगर आप उस स्पंज को पानी में डाल दें तो वो ये परवाह नहीं करेगा कि पानी साफ है या गंदा, वो बस उसे अपनी गहराई तक सोख लेगा। एग्जैक्टली, वो बस सोख लेगा। और आज की लाइफस्टाइल में वो गंदा पानी हमारी वित्तीय चिंताएं हैं। ज्यादातर लोग सोने से ठीक पहले अपने फोन पर बाजार गिरने की खबरें देखते हैं, अपनी ईएमआई के बारे में सोचते हैं या महंगाई की टेंशन लेते हैं। हाँ, तो अगर दिमाग उस वक्त 95% एक्टिव है और बिना फिल्टर के है तो वो इस सारी नकारात्मकता को जिंदगी की हकीकत मानकर सोख रहा है ना? बिल्कुल सही। और स्रोतों में इसी गलती को सबसे बड़ा आर्थिक अवरोध माना गया है। देखिए, अवचेतन मान की एक बहुत खास बात होती है, वो तल्ख की भाषा नहीं समझता। मतलब वो लॉजिक नहीं लगाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये तय नहीं कर सकता कि क्या सही है और क्या गलत। जब सोने से पहले दिमाग में ईएमआई चुकाने का डर चल रहा होता है तो अवचेतन मन उसे कोई खतरा नहीं मानता। तो वो से क्या मानता है? वो उसे एक लक्ष्य या आदेश के रूप में लेता है। वो बिना कोई सवाल किए उन्हीं चिंताओं को इंसान की कॉग्निटिव रियलिटी बनाने में जुट जाता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब अनजाने में ही सही लोग अपने दिमाग को निर्देश दे रहे हैं कि मुझे और पैसों की कमी चाहिए, मुझे और चिंताएं चाहिए। हाँ, एक तरह से वो खुद ही अपनी राह में कांटे बिछा रहे हैं। तो फिर इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए? एक बिगिनर जो अभी शुरुआत कर रहा है वो क्या करे? यहीं पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी का लोरी सिद्धांत आता है, जिसे ललाबाई प्रिंसिपल भी कहा गया है। अच्छा, ये लोरी सिद्धांत काम कैसे करता है? नोट्स के मुताबिक ये उपाय बहुत ही सरल है। इसमें कहा गया है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद दिमाग को बिल्कुल शांत करना है। और सिर्फ 2 शब्दों को, दौलत और सफलता, इन्हें 5 मिनट तक किसी लोरी की तरह एक विश्वास के साथ दोहराना है। वेट एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, पूछिए। मतलब क्या सिर्फ दौलत दौलत जपने से आसमान से पैसे बरसने लगेंगे? एक तार्किक इंसान को ये बात किसी अंधविश्वास जैसी नहीं लगेगी? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है।
हाँ, क्योंकि अगर किसी पर लाखों में कर्ज है और वो रात में दौलत दौड़ाता है, तो उसका कर्ज अपने आप कैसे खत्म हो जाएगा? स्रोतों में इसका क्या लॉजिक दिया गया है? देखिए, स्रोतों में ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि ये कोई जादुई मंत्र है जिसके बोलने से सुबह तक तकिए के नीचे नोटों की गड्डी मिल जाएगी। तो फिर ये काम कैसे करता है? इसका असली तरीका मनोवैज्ञानिक है। इससे कॉग्निटिव फिल्टरिंग या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के जरिए समझाया गया है। RAS? हाँ, जब अवचेतन मन में दौलत का विचार गहराई से बैठ जाता है तो दिमाग एक नए फिल्टर के साथ काम करना शुरू कर देता है। वो उन अवसरों और रास्तों को देखना शुरू कर देता है जो पहले भी वहां मौजूद थे। ओहो, मतलब जो मौके पहले डर और चिंताओं की वजह से ब्लॉक हो रहे थे। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए मैंने तय किया कि मुझे एक खास रंग और मॉडल की कार खरीदनी है, हाँ हाँ, और अचानक से मुझे सड़क पर वही कार हर जगह दिखाई देने लगती है। कारें तो पहले से भी वही थीं, लेकिन मेरा दिमाग अब उस पैटर्न को नोटिस कर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है ये। इसी तरह जब दिमाग दौलत के लिए प्रोग्राम हो जाता है तो इंसान अखबार में छपी किसी बुरी खबर के बजाय उसी अखबार में छिपे किसी निवेश के मौके को नोटिस करने लगता है। ये काफी तार्किक लग रहा है अब। और इसी के साथ काम करता है स्नोबॉल इफेक्ट। डॉक्टर मर्फी की किताब में इसका जिक्र है। जैसे पहाड़ से लुढ़कता हुआ बर्फ का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे अपने साथ और बर्फ जोड़ते हुए बड़ा हो जाता है, वैसे ही दौलत का ये नया कॉग्निटिव पैटर्न भी बड़ा होता जाता है। हाँ, इंसान का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वो रिस्क लेने से घबराने के बजाय उसे कैलकुलेट करना सीख जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बस फोकस का एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है। ये स्पष्टीकरण इसे सच में बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। लेकिन मैंने नोट्स में पढ़ा था कि एक छुपा हुआ वायरस भी होता है जो इस पूरी प्रक्रिया को क्रैश कर सकता है। हाँ, अमीरों से नफरत करने का मनोवैज्ञानिक जाल, ये बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल। स्रोतों में दावा किया गया है कि गरीबी या आर्थिक तंगी में रहने वाले कई लोग असल में अमीर लोगों से एक गहरी ईर्ष्या रखते हैं। हाँ, और उनकी ये मान्यता बन जाती है कि अमीर लोग बेईमान होते हैं या उन्होंने दूसरों का खून चूस कर पैसा कमाया है। तो इसका नुकसान क्या है? देखिए, ये सामाजिक कंडीशनिंग का एक बहुत दिलचस्प पहलू है। बचपन से ही फिल्मों या आसपास के माहौल से ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि पैसा बुराइयों की जड़ है। अब विरोधाभास देखिए, एक तरफ इंसान अमीर बनना चाहता है, रात को दौलत दोहरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो किसी महंगी कार या सफल व्यक्ति को देखता है तो मन में गुस्सा और नफरत पैदा होती है। तो ये तो वही बात हो गई ना, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं। हाँ, बताइए। ये बिल्कुल वैसा है कि गाड़ी चलाते समय एक पैर पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर दबा हुआ है जी, क्योंकि आगे बढ़ना है, अमीर बनना है, लेकिन ठीक उसी समय दूसरा पैर पूरी ताकत से ब्रेक पर दबा हुआ है क्योंकि अमीरों से नफरत है। तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? वो तो बस धुआं छोड़ेगी और इंजन खराब हो जाएगा। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। अब चेतन मन इस स्थिति में पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तो वो करता क्या ऐसे में? मनोविज्ञान का एक सीधा नियम है, इंसान का दिमाग कभी भी उसे वो नहीं बनने देता जिससे वो नफरत करता है। अवचेतन मन का काम है आपकी सेल्फ इमेज की रक्षा करना। अच्छा, तो अगर मन में ये बैठा है कि अमीर लोग लालची होते हैं तो दिमाग मुझे अमीर नहीं बनने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपको लालची बनने से बचा रहा है, वो रक्षा कर रहा है, लेकिन इसका नतीजा भयंकर आर्थिक नुकसान होता है। यूनिवर्स का नियम सीधा है, जिस चीज से नफरत की जाती है वो दूर भाग जाती है। ये बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन समाज में कुछ लोग सच में गलत तरीकों से भी तो अमीर बनते हैं ना। तो एक तार्किक इंसान को उन्हें देखकर गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए? इस वायरस को खत्म कैसे करें? तो में इसका बहुत ही सुंदर समाधान है। नोट्स ये नहीं कहते कि आप गलत कामों का समर्थन करें। तो क्या कहते हैं? समाधान ये है कि सफलता और दौलत की अवधारणा को व्यक्तियों के बुरे व्यवहार से अलग करके देखा जाए। जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखें तो मन में ईर्ष्या लाने के बजाय उस सफलता को आशीर्वाद दें, मतलब प्यार और सम्मान दें। हाँ, ये सोचना चाहिए कि सफलता और दौलत अच्छी चीजें हैं और अगर वे सफल हो सकते हैं तो मैं भी अपने सही तरीकों से सफल हो सकता हूँ। तो इससे वो मानसिक ब्रेक हट जाता है। बिल्कुल, अवचेतन मन को संदेश जाता है कि दौलत एक सुरक्षित और स्वीकार्य चीज है। तो ये पूरी तरह से अपनी खुद की वायरिंग को ठीक करने के बारे में है, ना कि सामने वाले को जज करने के। एग्जैक्टली। चलिए अब एक बड़ा सवाल पूछता हूँ। जब ये नकारात्मकता हट जाती है, दिमाग दौलत के लिए प्रोग्राम हो जाता है, तब भौतिक दुनिया में मतलब फिजिकल रियलिटी में ये कैसे काम करता है? हाँ,
ये समझना जरूरी है। अवचेतन मन में लोरी गाने का, किसी रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने या इंडेक्स फंड्स में निवेश करने से सीधा कनेक्शन कैसे जुड़ता है? ये वो चरण है जहां विचार एक्शन में बदलता है। जब दिमाग इस नई प्रोग्रामिंग को मान लेता है तो इंसान की खुद की पहचान बदल जाती है। मतलब वो खुद को कैसे देखने लगता है? वो खुद को सिर्फ एक मजदूर या जीवन भर ईएमआई भरने वाली मशीन नहीं मानता। वो खुद को एक इन्वेस्टर की तरह देखने लगता है। स्रोतों में यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी के सिद्धांतों का जिक्र है। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड वाले? हाँ, वही कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करे। एक डला हुआ दिमाग कभी इस सिस्टम को नहीं समझ सकता। इसे थोड़ा और समझाइए। एक डरा हुआ दिमाग निवेश करने से कतराता क्यों है? सिर्फ नुकसान के डर से? बिल्कुल। जो व्यक्ति कमी और डर की मानसिकता में जी रहा है, उसके लिए इंडेक्स फंड्स या बिजनेस में निवेश करना एक बहुत बड़ा खतरा है। उसका दिमाग सिर्फ ये सोचता है कि अगर पैसे डूब गए तो? वो रिस्क नहीं ले पाता। लेकिन जब अवचेतन मन दौलत के लिए रीप्रोग्राम हो जाता है तो वो डर खत्म हो जाता है। अब वो इंसान इंडेक्स फंड्स के ऐतिहासिक डेटा को लॉजिकली देख पाता है। वो कंपाउंडिंग की ताकत को समझ पाता है। हाँ, ये रीप्रोग्रामिंग डर के पर्दे को हटा देती है। फिर इंसान पैसिव इनकम पैदा करने वाले रास्तों को पहचान कर उन पर काम शुरू कर देता है। समझ गया। तो ये पूरी प्रक्रिया एक पुल की तरह काम करती है। एक शांत अवचेतन मन डर को खत्म करता है, जो आगे चलकर इंडेक्स फंड्स या रेंटल प्रॉपर्टी जैसे सिस्टम्स को लागू करने का कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल सही। एक चीज और थी नोट्स में। हाँ। इसमें एक टाइमलाइन भी दी गई है ना। कहा गया है कि इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिनों तक करना है। 21 दिन ही क्यों? मनोविज्ञान में 21 दिनों का नियम बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि दिमाग में किसी भी नए न्यूरल पाथवे को बनने में या पुरानी आदत टूटने में कम से कम 21 दिन का लगातार अभ्यास लगता है। अच्छा, तो ये एक तरह का टेस्ट है? हाँ, जब कोई इंसान लगातार 21 रातों तक अपने सबसे ग्रहणशील समय यानी सोने से ठीक पहले के 5 मिनट को सिर्फ दौलत और सफलता के विचारों से भरता है और दिन में दूसरों की सफलता पर खुश होना सीखता है, तो वो अपनी कॉग्निटिव रियलिटी बदल रहा होता है। और 21 दिनों के बाद वो एक आदत बन जाती है। एग्जैक्टली। फिर अवचेतन मन खुद ब खुद उस दिशा में काम करने लगता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो सबसे बड़ी सीख यही निकल कर आती है कि निवेश की शुरुआत किसी बैंक अकाउंट से नहीं होती। बिल्कुल नहीं। निवेश की असली शुरुआत रात को सोने से पहले के उन 5 मिनटों में होती है, जब इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। शुरुआत होती है सफलता के प्रति एक सकारात्मक नजरिया अपनाने से। हाँ, और सक्सेस इज माइन या सफलता मेरी है, यही भावना पहला कदम है। एक बार जब मन में ये गहराई से बैठ जाए तो बाहरी दुनिया में पैसिव इनकम के रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। और यही वो बदलाव है जो इंसान को उस 97% की भीड़ से निकालकर उन 3% लोगों में शामिल करता है जो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। बहुत खूब। ये चर्चा मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के एक शानदार तालमेल को दर्शाती है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है, जो इन स्रोतों की बातों से भी आगे सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? हमने बात की कि कैसे सोने से ठीक पहले के केवल 5 मिनट का सही इस्तेमाल करके हम अपने अवचेतन मन को अपार धन आकर्षित करने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए, अगर ये अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वो सोते हुए हमारा बैंक बैलेंस बदल सकता है, तो इस 5 मिनट की विंडो का इस्तेमाल करके और क्या-क्या किया जा सकता है? ये तो काफी गहरा सवाल है ना? क्या इस तकनीक का इस्तेमाल करके शरीर की किसी बहुत पुरानी बीमारी को ठीक करने के निर्देश दिमाग को दिए जा सकते हैं? या फिर इंसान के मन के सबसे गहरे डरों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? अगर एक विचार सोते हुए इंसान की बायोलॉजिकल और फाइनेंशियल रियलिटी को नया रूप दे सकता है, तो मानव शरीर और दिमाग की असली क्षमता की सीमा आखिर है कहाँ? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए विषय की गहराइयों के साथ।